खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। आज 8 अगस्त सन 2022 है। हफ्ते का पहला दिन है। इस उम्मीद के साथ कि आप सही सलामत होंगे, रोबसेहत होंगे, चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे, कुछ लोग दफ्तर की तैयारियों में होंगे और हम आपके सामने हर दिन सुबह आते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपका साथ रहेगा और हम आपके सामने खबर तह तक रखें। सलाम जेके में जहां हमारी नज़र जम्मू कश्मीर के हर छोटे बड़े मसले पर ज़रूर रहती है, जिन पर हम गुफ्तगू करते हैं, आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ मुल्क भर के अंदर सियासी अमूरात किस तरीके से चल रहे हैं और सियासी उफक पर क्या कुछ हो रहा है, उससे भी आपको बाखबर करने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज भी आपका साथ रहेगा। टेलीविजन चैनल पर 10 बजे तक बराबर आप देखते रहेंगे। उसके साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को पर भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर लाइव नशियात भी चल रही है और वक्फे वक्फे से हम आपको अपडेट भी करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वहाँ पर भी आप अपना फीडबैक हमें देंगे, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए मशअल राह रहता है। आप जिस तरीके से तनकीद करते हैं, आप जिस तरीके से अपनी आवाज़ आप आरा रखते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए बेहतर मुस्तकबिल की ज़ामिन होती है। और मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर के अंदर और बैरून मुल्क जो इस ट्रांसमिशन को लगातार देखते हैं वो ज़रूर अपना अपडेट देते रहेंगे। करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। और आगाज़ में तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखेंगे कि तारीखी पस मंज़र में आज के दिन में चंद अहम वाक़यात क्या कुछ हुए हैं, याद दिलाएंगे आपको मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है आपका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी के आगाज़ हो ही चुका है, तो तय फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ते हैं और पहले पड़ाव पर खबरों से पहले हम आपको हिस्ट्री ऑफ द डे बताते हैं। आज भी पीर है, 8वीं तारीख है, 8वां महीना है, साल 2022 और सोमवार का यानी 8 अगस्त का दिन क्या कहता है वो आपको बताएंगे। 1497 में पुर्तगाली मुहिम जुआ वास्को डी गामा यूरोप से बराह रास्त हिंदुस्तान के पहले सफर पर रवाना हुए। तारीख आज की आती है 8 अगस्त की। 1967 में आज़ादी के बाद पहली मरतबा मरकजी हुकूमत को लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त हुई। आज का दिन जब नताइज सामने आए। 1864 में जिनेवा में रेड क्रॉस का नफाज अमल में लाया गया, यानी दुनिया भर के अंदर या बिलखुसूस हिंदुस्तान में मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ के अंदर आप रेड क्रॉस सोसाइटी के तहत जो काम देखते हैं, शुरुआत इसकी आज के दिन 1864 में हुई थी जिनेवा से, जहां रेड क्रॉस का नफाज अमल में लाया गया था। साल 2003 था जब सूडान का तैयारा जो एयरबस बोइंग 737 थी बहरे अहमर के करीब गिरकर तबाह हुआ। 116 अफराद ने अपनी जान गंवा दी और कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो इस हादसे में बचा हो। साल 2013 में आज के दिन कोयटा में हमले हुए और 2013 की तरह कोयटा में ही 2016 के अंदर भी आज के दिन सिविल अस्पताल को निशाना बनाया गया, जिसमें वुकला समेत 70 अफराद हलाक हो गए। 27 वुकला इनमें शामिल थे। 70 लोगों की कुल आज के दिन 2016 में मौत हुई थी। कोयटा के सिविल अस्पताल में धमाके से एक पूरे इलाके को उड़ा दिया गया था। साल 2010 में तिब्बत के गोंसू सूबे में तोदे गिरने से 100 लोगों की मौत हुई। आज का दिन था, तो तिब्बत के अंदर भी उन तमाम लोगों को याद किया जा रहा है जिनने अपनी जान गंवाई है। 1549 में आज का दिन था जब फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ जंग का बाकायदा ऐलान किया। 8 अगस्त की तारीख थी, साल था 1549। और 1988 में आज ही के दिन अफगानिस्तान के अंदर एक अहम पेशरफ्त हुई, जिसमें 9 साल की जंगबंदी के बाद बल्कि जंग के बाद रूसी अफवाज वतन वापस लौटना शुरू हुई। तो अफगानिस्तान में 9 साल की तवील जंग के बाद रूस की फौज ने आज के दिन वापसी का रास्ता इख्तियार किया। 8 तारीख थी, साल था 1988। तो ये अहम वाक़यात थी जो आज सबसे ज़्यादा सुर्खियों में थे। कुछ और बड़े इश्यूज़, इवेंट्स, ऐसे वाक़यात रहते हैं जो हिस्ट्री ऑफ द डे का हिस्सा होते हैं, लेकिन क्योंकि वक्त कम होता है और स्लॉट के हिसाब से हम आप तक चंद अहम वाक़यात पहुँचाते हैं। और अब मज़ीद आगे बढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ खबरों के साथ करेंगे। भारत और पाकिस्तान की इस अहम खबर के साथ प्रोग्राम की सबसे पहली खबर आपके साथ। चलिए जनाब, पहली खबर का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अल्फाजी जंग का सिलसिला लगातार जारी है। आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले को लेकर OIC का बयान आया था, जिसके बाद वजारत खारजा भारत की तरफ से सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए OIC पर ताबड़तोड़ हमले किए थे।
पलटवार में रात देर गए पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का बयान सामने आया है, जिसमें भारत के उस बयान को मज़ाहिका खेज करार दिया गया है जो बयान 5 अगस्त को लेकर भारत के दफ्तर खारजा के तर्जुमान की तरफ से दिया गया कि भारत जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है और ऐसा हिस्सा है जो जिसे किसी भी सूरत में बैरून मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और OIC पर जिस तरीके के संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा गया था कि OIC जो है वो उन हाथों के अंदर चला गया है जो इंतहा पसंदी और दीगर मामलात को परवान चढ़ाते हैं, उसको लेकर अब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का बयान आया है और वॉर ऑफ वर्ड्स जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा चलता रहता है वो रात देर के दोबारा देखने को मिला है। उन्होंने दफ्तर खारजा जो भारत की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया है, पाकिस्तान ने उसे मज़ाहिका खेज करार दिया है, उस तबसरे को और साफ कर दिया है कि OIC जो है वो 1.7 बिलियन मुसलमान लोगों की रिप्रेजेंटेशन है और मुस्लिम ममलिकों की एक मुंतखबा जमात है, जिस पर सवाल उठाने के मतलब ये होता है कि 1.7 बिलियन मुसलमानों की सोच पर सवाल उठाया जा रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को स्टैंड करते हुए इस बात को कह दिया है कि सन 47 के बाद जम्मू कश्मीर का मामला मुतनाज़ है और किसी भी सूरत में इस मुतनाज़ मामले पर यकतरफा कोशिशों को कबूल नहीं किया जाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उन करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मसले का हल होना चाहिए। पाकिस्तान ने कल दोबारा से इस बात को दोहराया है। याद रखिएगा कि भारत की तरफ से जब OIC की तरफ से रिस्पॉन्ड आया था, OIC ने बयान जारी किया था, आपके सामने मैंने दोनों बयान रख दिए हैं, टीवी पर आप देख रहे हैं कि OIC ने क्या कुछ कहा था और भारत ने किस तरीके का इसका रिस्पॉन्ड किया था। बहरहाल OIC के रिस्पॉन्ड पर भारत का सख्त मौक़िफ़ सामने आया था, OIC पर ताबड़तोड़ हमले भी किए गए थे और हक़ाइक़ पर मबनी बयान जारी करते हुए दफ्तर खारजा ने साफ कर दिया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, बैरूनी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 5 अगस्त का जो फैसला है वो जमहूरी और आईनी है, उसको जम्मू कश्मीर की तायद हासिल है और जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर के लोगों ने उसकी तायद की है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और OIC उसमें मुदाखलत कर रहा है ये काबिल कबूल नहीं है। उसी बयान के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान ने इस पूरे तबसरे को मज़ाहिका खेज करार दिया है। यानी अब जब यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या 2 दिन बाद हफ्तावार ब्रीफिंग होगी उसमें इसका जवाब भी ज़रूर आएगा। फ़िलहाल वॉर ऑफ वर्ड जो है वो दोनों मुल्कों के बीच में जारी है। बात भारत पाकिस्तान की हो रही थी, अब ज़रा बढ़ते हैं आगे। बात आपको उस जंगज़दा इलाके की भी बताते हैं जहाँ पर बच्चे समेत कई दर्जन लोगों की मौत गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान हुई है, यानी गज़ा पट्टी। तो 3 रोज की कशीदगी के बाद थोड़ी सी खामोशी, क्योंकि गजा पट्टी में इजराइल और फलस्तीन ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया है और ये उस वक्त हुआ जब अक़वाम मुत्तहिदा ने कोशिशें की। अब से थोड़ी देर पहले फलस्तीन के सदर के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने फ़ोन पर भी रब्ता किया है और इधर आज थोड़ी देर बाद जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती काउंसिल का इजलास बंद कमरे में होने जा रहा है, वहाँ पर भी आगे की हिकमत अमली तय पाएगी। लेकिन 3 दिन मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इजराइल की तरफ से और जो इल्जामात लगते रहे और आलमी बरादरी का सख्त रद्दमल सामने आया, क्योंकि इन झड़पों में कुल मिलाकर 253 लोग जो शदीद तौर जख्मी हुए हैं इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। तस्वीरें भी ज़रा आपको बताएंगे, हमलों के बाद की दर्दनाक तस्वीरें। इन हमलों में अब तक 29 अफराद ने अपनी जान गंवा दी है, अस्पतालों से लेकर सरकारी स्कूल इदारों तक, जहां पर इन बम ब्लास्ट का फिजाई हमलों का असर देखा गया। लेकिन अब जाकर एक बड़ी पेशरफ्त हुई जब मुसलसल 72 से 90 घंटे के दरमियान गोलाबारी होती रही, इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाइयां रॉकेट हमलों के जरिए की जाती रही। अब जाकर उस ग्रुप के साथ जो हमास के ज़ेरे कंट्रोल इस गजा पट्टी के अंदर काम कर रहा है या इजराइल के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं, उस ग्रुप की तरफ से जो मुसलसल कार्रवाइयां अंजाम दे रहा था। और पिछले साल भी आपको याद होगा कि तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद अफराद उस वक्त मारे गए थे जब मुसलसल 10 से 12 दिनों तक जंग चली थी। ये वही ग्रुप है जिसके 2 कमांडर्स को यह के बाद दीगर कार्रवाइयों में इजराइल की तरफ से मारने का दावा किया गया और इन्हीं कार्रवाइयों में जहां पर एक यतीम खाना भी टारगेट किया गया है, अभी तक जो ऑफिशियली तस्दीक हो पाई है और वजारत सेहत की तरफ से जो तस्दीक की गई है
हमास की जानिब से, फलस्तीन की जानिब से, उसमें 29 लोगों के मारे जाने की तस्दीक और 253 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि कुल मिलाकर 27 के करीब रिहायशी मकानात, जिनमें कुछ बड़ी इमारतें भी हैं, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। इजराइल की जानिब से अभी तक ये जो हमले किए गए हैं, इसके बाद पहली कोशिश हुई मिस्र की जानिब से। मिस्र आगे आया, जिसने दोनों के दरमियान बातचीत कराने की कोशिश की, दोनों को टेबल पर लाया और 24 घंटों के अंदर भी उसके मुस्बत नताइज सामने आए। इधर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी कोशिशें की गई। अब जंगबंदी का ऐलान हुआ है, ज़रूर खामोशी एक बार फिर आपको खित्ते के अंदर नजर आएगी, लेकिन इस कशीदगी के बीच इजराइल पर पाबंदियां लगाने की मांग भी मिस्र समेत मुतअद्दिद अरब ममालिक की जानिब से की गई है, जिनका ये मानना है कि किसी भी वक्त आप बड़े पैमाने पर इस नाम पर कि खिलाफ वर्जी की गई है, जवाबी कार्रवाइयों में इतने बड़े पैमाने पर फिजाई हमले करना और शहरी आबादी वाले इलाकों को, चाहे वो फलस्तीन हो, इजराइल हो, कोई भी अगर निशाना बनाता है तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कार्रवाई उन दोनों मालिक के खिलाफ होनी चाहिए। अब थोड़ी सी कोशिश हो सकता है कि रंग लाए, लेकिन इंतजार इस बात का भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में 9 मेंबर्स जो इस मीटिंग का हिस्सा होंगे, बंद कमरे में मीटिंग थोड़ी देर बाद होगी और उसमें बड़ी बातें कुछ निकलकर उम्मीद की जा रही के सामने आएगी, आगे की हिकमत अमली तय पाएगी। लेकिन फिलहाल जंगबंदी के ऐलान के बाद थोड़ी सी कशीदगी में जरूर आपको यहाँ पर बर्फ पिघलती हुई नजर आएगी। और 72 घंटों की तवील लड़ाई में 29 फलस्तीनी शहरी मारे गए हैं, जिनमें 4 खवातीन हैं, 5 से 15 साल तक की 6 बच्चियां हैं और इसके अलावा दीगर कुछ कारोबारी अफराद भी इन इमारतों पर गिरे बॉम्ब्स में मारे गए हैं। बरतानिया में फ़लस्तीन के सफ़ीर हुसाम जमलोट का मानना है कि इसराइल पर पेशगी हमला एक जंगी जुर्म है और अमेरिका और बरतानिया जैसे मुल्क इसराइली नवाज बयानात देकर इसराइल की हौसला अफजाई कर रहे हैं। हुसैन जमरूद का मानना है कि जिस तरीके से बमबारी की गई है और मासूर गजा पची के अंदर जिस तरीके के जुर्म किए गए हैं, वो पिछले 16 साल से आया है कि किस तरीके से इस इलाके को कैद खाना बनाया गया है। जो ज़मीन समंदर से मैसूर है, अब वहाँ पर जिस तरीके से जंगी कुव्वत के ज़रिए से इज़राइल अपना दस्त बाजू बढ़ा रहा है, वो काबिल अफसोस है। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी और अक़वाम आलम के अंदर इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों की खामोशी पर भी हसन जमरूद का एक बड़ा सवाल आया है और कहा गया कि जिस तरीके से मासूम बच्चों को टारगेट बनाया गया है, ये दरअसल जंगी जुर्म है और इसके खिलाफ इसराइल को सज़ा देनी चाहिए। 2005 से गजा पर इसराइल के हमले हो रहे हैं और अब इस टाइमलाइन को जब आप खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हर हमला 3 से 5 दिन तक चला, 10 दिन तक चला और उसमें कई 100 लोगों के मारे जाने की हर बार खबरें आई। हर बार अक़वाम मुत्तहिदा ने सालिसी की, ग्राउंड मीटिंग्स हुई, आर्जी जंगबंदी हुई, लेकिन आज तक भी फ़लस्तीन की आवाम को वो जायज़ हकूक़ नहीं मिले जिनकी जदोजहद को लेकर वो पिछले कई सालों से नबर्दा आज़मा है। फ़लस्तीन की बात अपनी जगह, ज़रा बात अब आपको सऊदी अरब की भी बताती हैं, जहां इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच महाज आराई हो रही है, दस्त दराजी हो रही है, जंग का माहौल बना हुआ है। वहीं पर अमरीकी दबाव के तहत सऊदी अरब ने बड़ा फैसला ले लिया है और सऊदी अरब ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है इजराइल के लिए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सऊदी हुकूमत की तरफ से एयर स्पेस खोल दिया गया है जी इजराइल एयरक्राफ्ट के लिए, और ये साफ कर दिया गया है कि रियाद के ऊपर से अब बाज़ाब्ता तौर पर इजरायली जहाज चला करेंगे और तेल अवीव जो उनकी नई राजधानी है वहाँ तक वो जाएंगे। आपको याद होगा कि जुलाई 15 तारीख को सऊदी हुकूमत की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि एयर स्पेस को खोल दिया जाएगा जी सभी एयर कैरियर्स के लिए। उसमें इजराइल का भी नाम फहरिस्त के अंदर था और कल जो टाइम्स ऑफ इजराइल है अखबार, बड़ा इदारा है, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हांगकांग की तरफ से जो ऑपरेट किया जाता है एयरलाइन, उसने बाज़ाब्ता तौर पर हांगकांग से कल परवाज़ भरी है टेल अवीवा के लिए और बाद अज़ा उसने यूनाइटेड अरब इमारात, सऊदी गल्फ के और फिर सऊदी अरब के बहरिया और दमाम के ऊपर से बढ़ते हुए
अपने मंजिल मकसूद इजरायली टेरिटरी के अंदर वो पहुंच चुका है। और इस तरीके से जहां एक तरफ से इस वक्त इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई हो रही है, OIC अपने तरीके से इस पर पेशरफ्त कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आज सलामती इजलास है और सबकी नज़रें सऊदी अरब पर थी कि उनके मौक़िफ़ से कहीं ना कहीं फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जो जारी लड़ाई है इसमें कोई अमन हो। लेकिन सऊदी हुकूमत ने इजरायली हुकूमत को किसी न किसी तरीके से अब कंसिडर करना शुरू किया और माना जा रहा है कि हुकूमत पर जो अमरीकी दबाव है उसी अमरीकी दबाव के नतीजे में इसराइल को अगर खुलेआम नहीं, फिलहाल पहले महाज पर हवा में चलने की इजाज़त तो दे दी गई, इसके बाद बहुत जल्द कुछ और चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। आपको याद होगा कि इजराइल और गल्फ के बीच में भी कई अहम समझौते गुज़श्ता साल में हुए हैं जिनका असर इन 2-3 सालों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो सऊदी फ़िज़ाइया के हवाले से है, एयर स्पेस के हवाले से, जहां पर इजराइल को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई है कि वो अपना जहाज़ सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद से निकाल कर अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचाए, जिसको लेकर दुनिया भर के अंदर अब चिमेगोइयाँ हो रही हैं और तरह तरह की बातें सामने आ रही है। बिल्कुल, ओपन स्काई पॉलिसी नाम इस बदलती पॉलिसी को दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि तिल अबीब से रियाज जो परवाजें हैं और इस हिस्से से रियाज से चूंकि अभी तक परवाजें नहीं गुजरती थी जो इजराइल की थी, तो उससे ये भी महसूस होने लगा कि कहीं वो जो एक्सेप्टेंस थी और जो दौरा किया था अमेरिका के सदर ने हाल ही में, सिर्फ 2 हफ्ते अभी खत्म हुए इस दौरे को, वहां पर शायद कुछ ऐसी बातचीत हुई है जिसके बाद ये बड़ी कोशिश हुई। अब इस ओपन स्काई में ये भी कहा गया है कि जनूबी एशिया से अरब ममालिक या फिर इजराइल से होते हुए जनूबी एशिया तक जो परवाजें आती हैं उनको भी अगर मजबूरी में आना पड़े या इमरजेंसी में आना पड़े तो उसके लिए भी हंगामी हालातों में इजाजत दी जाएगी। और जो खिदमात सऊदी अरब की तरफ से या रियाज की तरफ से अंजाम दी जानी है, अब जो एयरलाइंस हैं इजराइल के रास्ते सऊदी अरब के गिर या तिल अबीब आसपास के रास्तों में आपको नकलो हरकत करते हुए हर वक्त नजर आने लगी। चलिए जनाब, इस खबर के बाद अब जरा रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों का। ये तो कुछ अहम खबरें थी जो आप तक पहुंचानी थी, खबर तह तक आपके साथ वादा रहता है, लेकिन बात जरा जम्मू कश्मीर की खबरों से शुरुआत करते हैं। और अब जम्मू कश्मीर की खबर पर जब आते हैं तो इस वक्त बड़ी खबर जो है वो डोडा से सामने आ रही है, जहां पर कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है और कई मकामात पर डोडा ज़िले के अंदर इस वक्त कार्रवाई हो रही है। आज सुबह तकरीबन 6:30 से 6:45 बजे के दरमियान कौमी तहकीकाती एजेंसी की नफरी, जिनके साथ CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस भी थी, उन्होंने कई मकामात पर छापामारी शुरू कर दी है। और इस वक्त छापामारी जो है वो बलेसा और दीगर इलाकों के अंदर चलाई जा रही है। और इब्तदाई खबरों के मुताबिक जमात इस्लामिया ममनुआ तंजीम, जमात इस्लामिया से वाबस्ता अरकान के घरों पर छापामारी हो रही है और भी कुछ और लोगों के घरों पर छापामारी जो है वो चल रही है। डोडा से इस वक्त की बड़ी खबर कि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने मुख्तलिफ मकामात पर डोडा के अंदर छापामार कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू कर दी है। सीधे चलेंगे डोडा। वसीम गत्तू इस वक्त हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो से इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। वसीम, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है? खबर हमारे पास जो दिल्ली में आ रही है वो ये आ रही है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर डोडा जो जम्मू सूबे का एक हिस्सा है वहाँ पर छापामारी हो रही है। और इब्तिदाई खबरें यह बता रही है कि इस छापामारी के पीछे ममनुआ तंजीम जमात इस्लामिया का वो FIR जो गुज़श्ता साल लगा था, उसी की तहकीकात को लेकर मजीद कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, देखिए 6:50 को हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि अलग अलग लोकेशन पे डोडा के अंदर भी जमात इस्लामी के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जब जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया था उसके बाद ही जो है इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। आपको याद होगा कि 1 साल पहले हमने ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्टें दिखाई थी कि कहाँ कहाँ पे किन किन लोकेशन पे इस तरह की छापामारी हो रही है। और तब हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए थे, उनसे पूछताछ की गई थी, काफी टाइम उनसे पूछताछ की गई थी। मगर आज हम देख रहे हैं कि फिर से वही तहकीकात शुरू हो चुकी है। अलग अलग लोकेशन पर अगर हम बात करें, चलेगा कि जो डोडा से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूरी पे है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन एक शख्स हो रही है, उनसे पूछताछ हो रही है जो फॉरेन डिपार्टमेंट में काम करते थे, 4 साल पहले ये रिटायर हो चुके हैं, उन पे तहकीकात हो रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जमात इस्लामी के साथ जुड़े हुए थे और इनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस मौजूद है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कुछ लोग हैं। 6:50 पे इनके घर पे भी छापा पड़ा है। उसके बाद जो दूसरा एक इलाका है, वहाँ धार का इलाका है, जो शख्स यही डोडा के अंदर रहता है, मुंशी मेला के अंदर रहता है, उनके घर में भी छापामारी हुई है।
इसी टाइम पे और एक ही डोडा शहर के अंदर एक शख्स के ऊपर जो है इस तरह की छापामारी है। लगभग 650 और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये शख्स काम करता था और इसके ऊपर भी जो है कार्रवाई इसके ऊपर भी हो रही है, इसके ऊपर पूछताछ हो रही है, डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, जो भी उनकी जो अपनी फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी वहां पे कर रहे हैं। और दूसरी आपको बताना चाहेंगे भागवा के अंदर भी एक शख्स पे जो इमाम बताया जा रहा है कि इमाम वो शख्स है अभी प्रेजेंट और उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, पूछताछ हो रही है, डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जब से बैन की गई है उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसी तरह की तस्वीरें, इसी तरह की छापामारी अलग अलग जगहों पे हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एसएसपी डोडा के बयान के मुताबिक 6 ऐसे मकामात हैं जहां पर छापेमारी हुई है। ये सिर्फ डोडा के अंदर नहीं बल्कि जम्मू प्रोविंस के अंदर भी कार्रवाई हुई है। अब डोडा में जो 2 नाम अभी तक सामने आए हैं, इनमें नूरुद्दीन बोरू सन ऑफ मोहम्मद रुस्तम बोरू बताया जाता है कि खंगदन धार इलाके का ये है और मुंशी मोहल्ला का डोडा तहसील डोडा डिस्ट्रिक्ट भी आता है। बताया जाता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बतौर असिस्टेंट ये काम कर रहा था, तो उसके घर पर भी। और दूसरा नाम जो अभी तक सामने आया है, ये जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं 6 मकामात में से एक नाम है, वो है मोहम्मद शफी का और बताया जाता है कि बगवा तहसील का है। ये भी बताया जाता है कि जामे मस्जिद से है, शायद ये इमाम भी है, लेकिन अभी कंफर्मेशन इस पर मजीद होगी तो आपको बताएंगे। कुल मिलाकर इस वक्त जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि कई मकामात पर छापामारी हो रही है। कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से ये कार्रवाई जो है वो आज सुबह शुरू कर दी गई है। पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से छापामार कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा पावर सेक्टर की करते हैं, क्योंकि बिजली का निज़ाम को बेहतर बनाने की बातें आपने माजी में भी सुनी होंगी और मौजूदा दौर के अंदर भी सुनी है। लेकिन इस वक्त की अहम तरीन खबर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो मुअस्सर और मुस्तहकम पॉलिसी होनी चाहिए थी साबिका हुकूमत के दौर में वो नहीं थी, जिसकी वजह से पावर सेक्टर को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। सरकार की तरफ से इस बात को सामने रखा जा रहा है और मिसाल दी जा रही है कि किश्तवाड़ और गुरेज सबसे वर्स्ट इलाके हैं जी, जहां पर सबसे ज़्यादा इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और वहां पर आज तक भी जो पावर पोटेंशियल है उसे टैप नहीं किया गया है। जेपीडीसीएल और केबीडीसीएल जो 2 बड़े इदारे हैं जो जिनके ज़िम्मे ये पूरा मामला दिया गया था, वो भी अपने इस प्रोग्राम को, जो रिस्ट्रक्चरिंग एक्सेलरेट पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम था, जो सैंक्शन हुआ था सन 2011 में 1648 करोड़ जिसका एस्टिमेट था, उसको मुकम्मल तौर पर लागू करने में नाकाम बुरी तरह से हुआ है। और हज़ारों करोड़ रुपया जो सैंक्शन हो रहा था सरकार की नाकिस पॉलिसियों की वजह से ये इलाके जो है वो अपना काम नहीं कर पाए। मैं ज़रा किश्तवाड़ की डिटेल आपको बताऊंगा और फिर कश्मीर वाली डिटेल को लेकर, गुरेज वाली डिटेल को लेकर हम सीधे श्रीनगर चलेंगे। किश्तवाड़ के लिए अप्रूव हुआ था जी वज़ीर आज़म रिकन्स्ट्रक्शन प्लान PMRDP 2004 में जो आया था, उसके तहत 35 करोड़ रुपया दिया गया था और JKPTCL कंपनी बनाई गई थी और उसे ये कहा गया था कि 132 KV जो है रामबन टू खेलानी किश्तवाड़ इसे मुकम्मल करना होगा। 18 साल का वक्त गुजर गया, कहाँ पर है आपके सामने है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद कुछ और मामला इसमें चले, चिनाब वादी के अंदर और पावर प्रोजेक्ट्स को टैप करने की बातें हुई, लेकिन मामला वहीं का वहीं रहा। किश्तवाड़ के लिए जो लाइन सिंगल सर्किट लाइन 132 KV लाइन कंस्ट्रक्ट करनी थी, NHPC को जो कंस्ट्रक्शन करनी थी डुलस्टी पावर प्रोजेक्ट से, वो 132 के बजाय 80 मेगावाट तक ही महदूद होकर रह गई और बाद में उसमें थोड़ा सा और बढ़ाकर 140 तक कर दिया गया। लेकिन जो 132 वाला मामला करना था पहले, वो मुमकिन ही नहीं हो पाया। अच्छा जी, JKPDD डिपार्टमेंट को भी इसी तरीके से जो था वो उन्होंने कंस्ट्रक्ट करने का मंसूबा बनाया जी। 400/132 KV सब स्टेशन किश्तवाड़ के अंदर TBCD मोड के तहत और एग्जिस्टिंग 400 KV दुलस्ती किशनपुर लाइन जो है वो फीड के तौर पर इस्तेमाल की जाती ताकि मज़ीद एरियाज़ को इसके अंदर लाया जाता। 929 करोड़ रुपया इस पर लागत का तखमीना आना था और कई कंपनियों को देना था, लेकिन मामला रास्ते में अटका, आज तक भी पूरी तरह से काम नहीं हो पाया। तो सरकारी अदाद शुमार ये बता रहे हैं कि जनाब किश्तवाड़ बुरी तरह से मुतासर हुआ, डिस्पाइट द फैक्ट
कि वहाँ पर पावर पोटेंशियल है, टैप जिस तरीके से करना था वो हो नहीं पाया, और मकामी आबादी को जिस तरीके से पावर आनी चाहिए थी मिली नहीं, जिसकी वजह से आज के दिन में भी संगीन सूरत हाल है। अब गुरेज की सूरत हाल क्या कुछ है वो आपको जरा बताएंगे। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ हिलाल हांजुरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, जब हम पावर सेक्टर की बात करते हैं तो सरकार की टॉप प्रायोरिटीज में माजी में भी और आज के दिन में भी यह है कि बिजली की तरसील को बेहतर बनाया जाए और आवाम तक बिजली 24/7 अगर नहीं तो कम से कम 14-15 घंटे तक बिजली आए। लेकिन जब दूर दराज इलाकों की हम बात करते हैं, किश्तवाड़ जहां पर सबसे ज़्यादा पावर पोटेंशियल है, लेकिन आज के दिन में सबसे पावर क्राइसिस उसी एरिया के अंदर आपको नजर आएंगी। इसी तरीके से एक और एरिया जो सरकार खुद रेड जोन में डाल चुकी है वो है गुरेज। क्या कुछ इतलात, क्या कुछ आदाद शुमार? देखिए गौर, इसमें कोई शक नहीं है कि आज की दुनिया में जब हमें ये देखना है कि तामीर और तरक्की का जो ग्राफ बढ़ाना है तो उसमें जरूरी है कि बिजली के साथ कनेक्ट हो, रोड के साथ कनेक्ट हो। रोड के साथ अगर किश्तवाड़ का भी और गुरेज का भी कनेक्शन अब जब हम देखते हैं तो काफी मुतासर रहता है, न सिर्फ रोड के साथ बल्कि बिजली का महव मरकज जम्मू कश्मीर के अंदर किश्तवाड़ है, लेकिन अभी भी किश्तवाड़ के लोगों को यहाँ की अपनी बिजली जो है फराहम नहीं की जाती है। इस हवाले से जो आपने आदाद शुमार खुद भी बयान किए और इन आदाद शुमार से पता चलता है कि साल 2004 के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर तामीर नो प्रोग्राम था उसके तहत जो लाइन वहां पर जो है रखी गई थी तो उसमें यही देखा गया कि उस पर कोई अमलावरी नहीं हुई है। न सिर्फ इतना बल्कि 132 केवीए लाइन जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो NHPC की तरफ से डोलस्ती पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तामीरी बिजली फराहम करने के लिए फराहम की जा रही थी, उसकी जो गुंजाइश है वो सिर्फ 80 मेगावाट है, जबकि मकामी लोगों की जो जरूरत है वो 40 मेगावाट है। यहां पर भी उनके साथ नाइंसाफी हुई है। उसके साथ साथ जब हम गुरेज को देखते हैं, हालांकि डेटा आपने खुद भी बता दिया है, गुरेज में भी जो काबिल एतमाद बिजली फराहम करने के लिए साल 2018 के अंदर एक DPR तैयार की गई थी जिसकी जो लागत है 160 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई थी। लेकिन जब हम देखते हैं कि उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के अंदर थे, उन्हीं की सिफारिश पर यहां पर जो है ये DPR बनाया गया था, लेकिन अभी भी लगभग 4 से 5 साल बीत चुके हैं, अभी भी इस पर कोई अमल आवरी नहीं हुई है और अभी भी ये प्रोजेक्ट जो है फंडिंग का मुंतजरी है। तो इस तरह से दोनों इलाके जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पोटेंशियल रखते हैं, यहाँ सयाह कम क्यों आते हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट का जो रफ्तार है वो क्यों रुका है, उसका वजह यह है कि इन्हें पावर की, बिजली की एक्सेस बहुत कम है, डिस्पाइट कि यहाँ बिजली की पैदावार पैदा होती है और एक्सेस या लोगों को इस्तेमाल करने की जो सहूलियत है वो कम है। नतीजा ये है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर किश्तवाड़ और गुरेज काफी पीछे है, काफी पसमानदा है तामीरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक चीज और भी हिलाल, चूंकि माजी में जो हुकूमतें रही आज के वक्त में भी, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती साहिबा हो या बाकी लोग हों, वो एक चीज जरूर गिनवाते हैं कि कम से कम उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का जो सिलसिला था वो उस वक्त शुरू नहीं हुआ, तो उस वक्त बहुत हद तक मकामी आबादी को जहां जहां प्रोजेक्ट्स थे फायदा इसका पहुंचाया गया। मौजूदा वक्त में हुकूमत का क्या ये तर्क सही है, कोई इसमें सदाकत है या फिर महज बहाना इस एंगल से कि आप यूनियन टेरिटरी के अंदर बिजली अच्छी खासी पैदावार होने के बावजूद भी लोगों को आसान कीमतों पर, कम कीमतों पर या सही बिजली, माकूल बिजली फराहम करने में नाकाम साबित हुए हैं, तो उसके ऊपर क्या ये तर्क हुकूमत की जानिब से माने कि माजी में सब कुछ ठीक नहीं रहा तो उसका असर आज भी है? नहीं, ये किसी भी तौर पर जस्टिफाइड नहीं है। अब 5 साल से हम देख रहे हैं कि मरकजी सरकार यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हुकूमत चला रही है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो उस अंदाज से नहीं हो रहा है आज की डेट में भी, जब आपके पास वसाइल बहुत सारे हैं। क्योंकि किश्तवाड़ जब आप पहले रास्ता निकालेंगे, रास्ता निकालने के बाद ही आप कोई प्रोजेक्ट वहां पे शुरू कर सकते हैं। साबका हुकूमत ने वो सारी चीजें किसी हद तक किए हैं। मौजूदा हुकूमत के लिए जो मॉडल है वो पिछली हुकूमतों से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे जो है अलग अलग मैकेनिज्म उसमें इन्वॉल्व जो है उसकी दस्तयाबी हो, वो मौजूदा डिस्पेंसेशन के लिए मौजूद है। उन्हें उन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। आज उन्हें बहुत सारी सहूलियात दस्तयाब है और इन सहूलियात को बरोए कार लेकर जो काम पिछली हुकूमतें 10 साल में करती थी वो आज की हुकूमत 4 साल में कर सकती है। लेकिन उस स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फोर फ्रंट पे नहीं है बल्कि बैक फुट पे ही है और काम जो है ज्यादा बातों से, बयानात से
और रैली से देखा जाता है, लेकिन जब हम ग्राउंड देखते हैं तो ग्राउंड पर अभी भी, क्योंकि आज आपको याद ही होगा गुरेज रोड आज भी आप देख सकते हैं कि कई माह तक वो बंद रहता है। अगर 5 साल में कोई इसमें शिद्दत और जिद्दत आ जाती तो शायद वो लोग उस सूरत हाल से नहीं गुजरते और आज आप वो मिसालें नहीं देते जो आप पुराने सरकारों पर हम इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ, पुरानी सरकारों ने भी कोई खैरख्वाही नहीं की। इस वक्त बहुत शुक्रिया जी आपका हिलाल ज्वाइन करने के। वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे जब पॉलिसी प्लानिंग की बात हो रही है तो आपको बताएंगे कि पॉलिसी प्लानिंग को लेकर एक और अहम तरीन इजलास भी हुआ है। उस इजलास के अंदर क्या कुछ हुआ है। फिर सरकार का दावा है कि एक स्कीम को मुतारफ कराया गया जी जिससे किसानों की हालात ज़ार बदल रही है और जम्मू कश्मीर के किसान जो है वो तरक्की पर गामजन है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और फिर आपको यात्रा के हवाले से भी अपडेट करेंगे कि 2 यात्राएं एक साथ चल रही थी, एक का क्या हाल है, दूसरे का आज आखिरी दिन है, क्या कुछ हो रहा है, उससे भी आपको बाखबर कराने की कोशिश करेंगे। कुछ अहम मौज़ूआत पर और भी गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा ब्रेक के उस बार खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।